मेरा नाम विनोद सिंह सिरोही है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी या पुलिस उपाधीक्षक हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में मेरा एक लंबा अनुभव रहा। सन 2000 से मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे काम किया और इसकी बदौलत बहुत बड़े काम किए और एक पहचान भी बनी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के बारे में अब कुछ लोगों की राय हो गई है, जो नए लोग हैं ख़ास तौर पे, जो कम समय से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे, तो उन्हें लगता है कि PSTN वाला जो तरीका है वो ओल्ड तरीका है, अपराधी अब उसे इस्तेमाल नहीं करते। अब नई टेक्नोलॉजी पे जाने की आवश्यकता है और टूल पे काम करने की आवश्यकता है। इसमें नो डाउट कि बहुत सारी परिस्थिति बदल गई हैं। अपराधी अगर बहुत होशियार हो गए हैं तो पुलिस को भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। वो डाल तो पात चलना ही पड़ेगा और सारी चीज़ों को, सब नई चीज़ों को भी आपको सीखना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म बना है तो उसमें जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, 1 साल से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था की गई है और उन आवश्यकताओं को दिमाग में रखा गया है कि अब सारा ज्ञान लें, उसमें आधुनिक जानकारी भी होनी चाहिए। इसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया है कि एक तो खर्चे पे बहुत ध्यान रखा गया है कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए और कम खर्चे में आप ज़्यादा चीज़ों को शामिल कर सकें, इसलिए लंबे वक्त तक लोगों को जोड़ा जा रहा है बहुत कम खर्च पे। क्योंकि समस्या ये होती है पुलिस के साथ कि वो अपनी रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं कर सकती। एक बार क्लास छूट गई फिर पूरा कोर्स हो गया और पूरा कुछ सीख नहीं पाए। तो इसीलिए इसमें बहुत कम फीस इसी लिहाज से रखी गई है कि आपकी क्लास छूटती हैं तो फिर नंबर आएगा, फिर उसके बाद नंबर आएगा। बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं। एक उम्मीद की जाती है कि कम से कम जब आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जो स्विच आधारित तरीका है उसकी पहली क्लास 2-2.5 घंटे की आप लगातार उसे ज्वाइन करें और जब फिर आप IPDR पे आते हैं या इंटरनेट पर आते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे आते हैं, तो उसकी भी पहली क्लास बड़ी होनी चाहिए। बेसिक चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए और वो एक क्रम में आनी चाहिए। IPDR के अध्ययन के लिए कोशिश की गई है अपने स्तर से बताया जाए, साथ ही साथ एक्सपर्ट को बुला के जो विभिन्न विषय हैं, वो चाहे साइबर क्राइम से संबंधित हो, चाहे हमारा व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा पेमेंट गेटवे हो, चाहे हमारी बैंकिंग हो, चाहे फास्टैग हो, उसके संबंध में भी जानकारी आधुनिक देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये विषय शामिल हैं और इन पे काफ़ी ज़ोर भी दिया जा रहा है और इस तरह की कोशिश की जा रही है कि जो भी इस तरह के कर्मी काम कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आधुनिक जानकारी का एक ज़रिया बना रहे। और इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है कि नई नई चीज़ें उन्हें मिल रही हैं और स्वरूप इस तरह बनाया गया है कि आपस में बातों को शेयर कर सकें, नए एक्सपर्ट से बात कर सकें, या नई नई चीज़ों को में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है उसका समाधान किसी भी स्तर से खोजा जाए। ये इसका विषय है। केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बेसिक्स भी साथ के साथ बताए जा रहे हैं। बेसिक्स आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको उससे आके समझने में दिक्कत होगी। तो बेसिक्स आप अगर समझ जाएंगे तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा और दूसरे सवाल जो उठते हैं तो उनका भी आप समाधान की तरफ जाएंगे या समाधान की चेष्टा करेंगे। तो ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है और उसकी व्यवस्था की गई है एक्सपर्ट के माध्यम से या खुद के माध्यम से, या जो लोग अनुभवी हैं पुलिस के, उनके माध्यम से दूसरे लोगों को ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। पुरानी चीज़ क्यों जानना ज़रूरी कि आखिर हम वर्क क्यों कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर किस तरह काम कर रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी चीज़ शुरू करेंगे, आपको बेसिक चीज़ हिस्ट्री तक बताई जाती है। तो हिस्ट्री आपको प्रेरित करती है, हिस्ट्री आपको आपके कॉन्सेप्ट को, परेशानी को समझती है, समझाती है। उस अनुभव को आप जो है दूसरे को दे देते हैं। हर अनुभव खुद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि
दूसरों का अनुभव जो है उससे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। अभी भी मैं देखता हूँ जैसे पुलिसिंग में कुछ चीज़ सुधार की आवश्यकता है, कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनमें पुलिस को दिक्कत होती है। चूँकि लंबा अनुभव रहा, बहुत सारे केसेस सामने रहे हैं, खुद भी उनका सामना किया है, दूसरों के माध्यम से भी उन केसेस को जाना। उन्होंने भी मेरे से उम्मीद की और मैंने कोशिश की और उनका जो अनुभव रहा उस अनुभव को मैंने ग्रहण किया। तो ये सिलसिला चलता रहा है। वही मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम में हैं, इन क्लासेस में शामिल हों, तो वो उनसे वंचित नहीं रहें और वो आगे बढ़ सके। और उनके लिए हर तरह की व्यवस्था करने का प्रयास है कि उन्हें आधुनिक से आधुनिक जानकारी मिल सके। बेसिक रूप से मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा नए लोगों को ख़ास तौर पे कि देखिए, हमारा सारा डेटा है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमारी उद्देश्य क्या है। अगर हम परिभाषा के तौर पे करें तो कोई परिभाषा कोई भी हो सकती है, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि हम लोग या तो किसी का नंबर ढूंढते हैं या नंबर से व्यक्ति ढूंढते हैं। मेन काम हमारा ये है। व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उसका CDR कॉल डिटेल जो मिलती है वो हमें मोबाइल कंपनी से मिलती है, या IPDR, MSP और ISP। थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम संदर्भ में बात करते हैं, हमारा जो ओल्ड तरीका डायल वाला सिस्टम है उस कॉल की हम बात करते हैं, तो जो सेवा को दे रहा है उसे हम MSP बोलते हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। और जो इंटरनेट से हमें जोड़ रहा है उसे हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP बोलते हैं, MSP मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। यानी हम उन्हें जो अलग अलग बोलते हैं वो हमारे जिस संदर्भ में हम बात कर रहे होते हैं या जिस संदर्भ में काम कर रहे होते हैं उसी अनुरूप बोलते हैं। क्योंकि हमारा एक ही वक्त में हमारा ISP दूसरा हो सकता है। एक मोबाइल फ़ोन के एक से ज़्यादा ISP हो सकते हैं। आप जब सिम से अगर कनेक्टिविटी जिससे कनेक्शन लिया हुआ है, तो जब आप नेट से वहाँ से जोड़ते हैं तो फिर आपका ISP मान लीजिए जियो है तो फिर जियो होगा, लेकिन वाईफाई पे जाते हैं तो वाईफाई मान लीजिए एयरटेल से है। मेरे घर में खुद भी इस तरह ही है, तो मेरा ISP चेंज हो जाता है। तो हम संदर्भ में बात करेंगे तो मोबाइल कंपनी के बारे में बात करेंगे तो वो उचित नहीं होगा। जब भी हम इंटरनेट के बारे में बात करें और उसकी जिस सर्विस हमें मिल रही है तो उसे हम MSP और ISP के हिसाब से बोलेंगे। तो हमारा MSP हमें क्या देता है, हमें CDR देता है। CDR के कुछ कॉलम होते हैं, उसमें बेसिक चीज़ आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते समझ लीजिए कि उसमें हमें कोई भी अगर नंबर है, उस मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर की हम डिटेल मांगते हैं। उस डिटेल में हमें क्या मिलता है कि एक तो उस नंबर के बारे में, वो नंबर एक कॉलम में वो नंबर होगा। सेकंड नंबर में आप देख भी रहे होंगे जो सेकंड कॉलम में हमें जो दिखता है, सेकंड कॉलम में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। यानी हमें 9-10 तरह के हमें कॉलम मिलते हैं, अलग अलग तरह के। पैटर्न थोड़ा अलग होता है अलग अलग कंपनी का, और कोशिश ये की जाती है कि वो पैटर्न हमारा एक तरह हो जाए। एक तो समझने में आसानी होती है एक तरह का होने की वजह से, क्योंकि हमारे मस्तिष्क उसी रूप में ग्रहण करता है। सेकंड ये है कि बहुत सारी जगह एनालाइज करने के लिए डेटा को मिलाना पड़ता है, तो उसमें एक ही तरह की यूनिफॉर्मिटी होनी आवश्यक होती है। तो इसीलिए किया जाता है। तो हमें जो प्रोवाइड करती है मोबाइल कंपनी, मेनली हमें क्या, हमारा CDR प्रोवाइड करती हैं। अगर हम इंटरनेट की भाषा में करें तो हमें फिर वो हमें 2 तरह का उसमें ख़ास तौर पर डेटा मिलता है। हमें एक तो GPRS रिपोर्ट मिलती है, और दूसरा हमें जो अब जो मिलने लगा है वो हमें IPDR मिलता है, डेस्टिनेशन आधारित। GPRS की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट की, तो GPRS रिपोर्ट हमारी जो कनेक्टिविटी डिवाइस से लेके जो टावर के बीच में जो कनेक्टिविटी बनती है उसका विवरण होता है। और केवल कनेक्टिविटी भी अगर है, अगर हम नेट पे हम कहीं एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेट का केवल हमारी कनेक्टिविटी है, तब भी हमारा लोकेशन उस रिकॉर्ड से मिल जाता है। तो ये बहुत उपयोगी है। डेस्टिनेशन IP की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे मामलों में, ख़ास तौर पे जैसे व्हाट्सएप है या मैसेंजर है या और बहुत सारी एप्लीकेशन, हम B पार्टी तक पहुंच जाते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं।
तो वहाँ हमें डेस्टिनेशन IPDR विद डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है। अधिकतर हम डंप पे अगर काम करते हैं तो GPRS डंप पे काम करते हैं, और IPDR विद डेस्टिनेशन डंप उस पर भी काम करते हैं। और जो हमारा स्विच आधारित तरीका है तो उसमें भी डंप पर हम काम करते हैं। हमें CDR प्राप्त होता है, जैसे मैंने मुझे बताया, कैप प्राप्त होता है, यानी जो हम पहले फॉर्म भरते हैं कनेक्शन लेने के लिए, वो भी मोबाइल कंपनी से हमें मिल जाता है, एड्रेस हमें मिल जाता है। मेनली यही चीज़ मिलती है। इन्हीं को फिर हम आगे जो हैं इन्हीं पे आके हम वर्क को बढ़ाते हैं। डेटा हमारा सोर्स वही होता है, जो जानकारी होती है उसी डेटा में होती है, उसे छांटना, उसे उपयोग करना, उसके आधार पर कुछ निर्णय लेते हुए दूसरे डेटा को मांगना, यही हमारा काम होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ है। बस बशर्ते आप समझें, आपको समझाने वाला हो और आपके पास आपको करने का मौका हो, तो ये कुछ भी कठिन चीज़ नहीं है और इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो, चूँकि उन्हें मौका नहीं मिलता, तो उनके लिए कठिन विषय हो सकता है। लेकिन ये आसान विषय है और कोशिश ये रहेगी कि आपको आसानी के साथ बताया जाए, हिस्ट्री के साथ बताया जाए, और जो चुनौतियाँ आई उनके साथ बताया जाए, और इसमें वक्त के साथ क्यों परिवर्तन हुआ उस लिहाज से अगर बताया जाता है, तो ये आपको क्लासेस में बताया जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में किस तरह काम करते थे, बाद में फिर किस तरह काम करने लगे। फिर पहले हमें जो डेटा मिलता था वो हार्ड कॉपी में मिलता था, बाद में इंटरनेट पे मिलने लगा, तो लेकिन आदत थी हार्ड कॉपी की, तो उसका फिर प्रिंट निकाल के वही काम करते थे। मेनली CDR में क्या होता है कि A पार्टी होती है, B पार्टी होती है, कॉल का प्रकार होता है, इनकमिंग है, आउटगोइंग है, डेट और टाइम होता है, किस वक्त कॉल हुई, यानी जैसे थाने की GD बढ़ती है टाइम के अनुसार, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखती, वो अपने वक्त के साथ बढ़ती है। सेम स्थिति कॉल की होती है, उसमें टाइम और समय बढ़ता रहता है। कॉल कितनी देर हुई है ये पता लगता है, किस टावर में कॉल स्टार्ट हुई, किस टावर में ख़त्म हुई, और कॉल टाइप क्या था, वो इनकमिंग SMS था, आउटगोइंग SMS था। SMS भी कई तरह के, जैसे A2P है, SMS इन, इसमें आप देख रहे होंगे A इन है, इसमें भी 2 तरह के SMS है, और इनका बहुत महत्व हो गया आज के आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में। इसका इन SMS का भी बहुत महत्व हो गया है। और CDR में जो सेट इस्तेमाल होता है उसका नंबर होता है IMEI जिसे बोलते हैं, वो उसमें शो होता है। IMSI नंबर जो सिम का नंबर होता है, और जो देश का कंट्री कोड होता है उसके साथ सिम नंबर भी होता है, वो भी यूनिक होता है। और किस एरिया में ये भी होता है। सेल ID जो आती हैं, जो अक्सर जो आता है अब एयरटेल और वोडा में, एयरटेल में तो लेट लॉन्ग आने लगे हैं साथ में, और वोडा में टावर का लोकेशन आता है, टावर किस जगह स्थित है विद डायरेक्शन के साथ। लेकिन उसके साथ साथ सेल का जो टावर सेल ID है उसके साथ वो ज़रूर आता है, और उसे भी हमें जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं हम जो करते हैं, कुछ हमें मिलती हैं, कुछ हम उन्हें अपने आप से सुधारते हैं, कुछ बाहर से लाते हैं। इस तरीके से हमारा काम चलता है। टूल जो होते हैं, टूल उन सारी जानकारियों को व्यवस्थित कर देते हैं। टूल में आपको जो जानकारी आपको इधर उधर से जुटानी पड़ती है, उसे तेज़ी से टूल काम करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं थोड़ा, अगर मुझे कोई ऑप्शन दे तो मैं अभी भी, इसलिए नहीं कि मैं परंपरावादी हूँ, इसलिए कि मैंने दोनों चीज़ देखी है। मैंने टूल पे भी काम किया, यानी सॉफ्टवेयर पे भी काम किया, और मैंने एक्सेल पे भी काम किया। अभी एक्सेल से संबंधित कई चीज़ें ऐसी हैं जो टूल में नहीं आई हैं, जो मुझे आसान जो है एक्सेल में लगता है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा डेटा आपको रखने का, लगाने का, वो आपको बहुत आगे ले जाता है, वो दूसरों के वर्क से बहुत आगे ले जाता है जो मेरा तरीका। तो इसलिए मैं एक्सेल को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको इंगित करूंगा जब भी मैं स्टेप बताऊंगा कि कौन सा काम आपका आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होगा और कौन सा काम टूल से होगा।
ये सामने आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट खुली हुई है, आप देख ही रहे हैं। एक नंबर का डेटा है, हालांकि इसे बदल दिया गया है, ये एक्चुअल नंबर नहीं है लेकिन लगभग एक्चुअल की तरह ही है। तो हमें इस तरह वर्क करने की आवश्यकता होती है। इसमें हमें व्यक्ति के बारे में हम CDR से जान सकते हैं कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो किन लोगों से मिलता है, उसका मूवमेंट क्या है। जब CDR पे काम करते करते काफ़ी दिन हो गए तो ऐसा लगने लगा कि अपराधियों ने नंबर छुपाने शुरू कर दिए और वो बचने लगे कि उनके नंबर पुलिस तक ना पहुँचे, तो पुलिस के लिए कठिन काम हो गया। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ नए नए द्वार खुल रहे थे, नए नए द्वार खुले थे। टावर में नंबर आते हैं जिसे डम डेटा एनालिसिस कहते हैं, या हम टावर का CDR बोलते हैं आज की भाषा में। उसमें बहुत सारे नतीजे निकलने लगे और उसने पूरे परिदृश्य को बदला। अब अपराधी उसे भी जान गए हैं, उससे बचने लगे हैं, तो और पुलिस को तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। आखिर उनके घर तक आपको पहुंचना ज़रूरी है। जो मेरा तरीका है उसमें आपको सफलता वहीं से मिलेगी। एक बार अपराधी आपकी नज़र में आ गया या आपके किसी पुलिस वाले की नज़र में आ गया तो फिर आप उसे वॉच कर सकते हैं मेरे तरीके से। आप उसी के तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करने में असमर्थ हैं तो आप तैयारी करेंगे ही नहीं। जब आपको मालूम है कि इस डेटा का उपयोग मैं इस तरह से व्यवस्थित कर लूँ और कल को ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत का तुरंत वर्क कर सकता हूँ, तो आप उसके लिए फिर आशान्वित होंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, उस डेटा को उस तरह सजाएंगे। और ऐसा काम मैंने बहुत वर्षों किया है। जो केस दूसरों से नहीं खुले मुझे बुलाया गया, उन्हीं केसेस को मैंने कभी कभी तो ऐसा हुआ कि 6 महीने तक कोई नहीं टीम खोल पाई और मैंने उसी केस को एक घंटे में खोला। लेकिन उसके लिए मेहनत करके आप तैयारी करके रखिए। आप तालाब खोद के रखिए, रोज़ कुआं मत खोदिए। आपके तालाब की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें से जब चाहे ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप रोज़ तालाब खोदें। तो यही तरीका है। ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। आपको CDR का तो मैंने बताया, डम डेटा से नंबर कैसे निकालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी के साथ इस काम को कर सकते हैं। कंपैरेटिवली टूल से भी आसानी से बेहतर तरीके से इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि रनिंग नंबर है, एक टावर से दूसरे टावर में नंबर जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है। उसमें भी मेरा मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम बेहतर तरीके से कंपैरेटिवली टूल से हम वर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ पे हम वर्क कर सकते हैं। कोई रैकी करके गया किसी एरिया में, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना हो, मौके पे नंबर नहीं आ रहा और हमें उम्मीद हो कि उसने रैकी की है, तो उस नंबर को खोजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेहतर है टूल से। एक और तरीका है कि हमें घटना का नहीं पता। मान लीजिए किसी घर में चोरी होती है और चोरी होने के बाद चोरी हो जाती है और उसका जो मालिक है वो कई दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। वो लौट के आता है, उसे ये नहीं पता कि दिन में हुई, रात को हुई, किस वक्त चोरी हुई। कहीं CCTV फुटेज में नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, ये पता ही नहीं लग पा रहा है। इसे निश्चित करने में दिक्कत आ रही है। तो उसमें एक तरीका, बेहतर तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। एक और बहुत अच्छा तरीका है कि मान लीजिए आपको मालूम है कि अपराधी बिहार से आए हैं, चादर गैंग है, उन्होंने आपके शहर में, जैसे मैं मेरठ में रहता हूँ और मेरठ में उन्होंने वारदात की, वो मेरठ छोड़ के चले गए। अब हमें नंबर ढूंढने की आवश्यकता है। अब चादर गैंग तो मैंने बता दिया, तो आप वहीं से ढूंढेंगे जहाँ के वो रहने वाले हैं, घोड़ा सहन के। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको कन्फ्यूज़न है कि वहाँ के हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे फिर आपको बहुत सारे गैंग्स पे काम करने की ज़रूरत होगी और फिर डम पे भी आपको कोशिश करनी होगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लेट लम के आधार पे ऐसे डेटा को काट सकते हैं, ऐसे नंबर को काट सकते हैं कि जो एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं गए हों। यानी कि आप ऐसे नंबरों को चुन सकते हैं जो एक ख़ास डायरेक्शन में गए हों और ऐसे नंबरों को हटा सकते हैं जो ख़ास डायरेक्शन में नहीं गए हों। और लेट और लॉन्ग से आप बहुत बड़े डेटा को काट सकते हैं बहुत आसानी से। जो टफ़ केस है, जिस केस में सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, तो उसे बहुत आसानी से उसमें कर सकते हैं अगर ज़रा भी संभावना होती है। मान लीजिए कोई शहर है, उस शहर में बदमाश गए दिन के वक्त, उन्होंने किसी भी टावर में किसी भी वक्त कोई वारदात की, वो कोई कॉल की उन्होंने और फिर वारदात की।
अब हमें ये मालूम है उनके हाथ में मोबाइल था, कहीं सीसीटीवी फुटेज में आ जाते हैं, उन्होंने मुंह बांध रखा है, लेकिन हमें ये विश्वास है कि उन्होंने कहीं कॉल ज़रूर की होगी, क्योंकि अगर कॉल नहीं की तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। हम जो चलते हैं इस चीज़ पे चलते हैं कि उन्होंने कोई कॉल की होगी, कोई उन्होंने इंटरनेट पे कोई एक्टिविटीज़ की होगी, कोई एसएमएस आया होगा, तो हमें काम तो करना ही होता है। अगर ऐसा हुआ है तो अज्ञात वक्त है, टावर बहुत सारे हैं, और हमें ये पता है कि फिर रात को वो उन्होंने इतने बजे वारदात करके इस दिशा में गए हैं, तो सामान्य तौर पे ऐसे नंबर को खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे नंबर होते हैं। उसका सटीक, ऐसी बहुत सारी घटना मैंने देखी है, वो नंबर नहीं ढूंढे जा सके। लेकिन अब बहुत आसान तरीके से जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, उन्हें बहुत आराम से आप खोल सकते हैं ऐसे केसेस को जो बहुत टफ होते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नंबर है या नंबर नहीं है, जिस चीज़ को कहने को आपको 1 महीना लगेगा, तो आप उसे 2 दिन में कह सकते हैं नहीं, नंबर कोई ऐसा नहीं मिला। आप उस स्टेज में आ जाएंगे, तो आप अपने 28 या 25 दिन बचा लेंगे। कोई व्यक्ति 15 दिन बाद कहता है कि नंबर नहीं निकला, और आप उसी काम को 2 दिन बाद कहते हैं कि नंबर नहीं निकला, तो आपने 13 दिन तो बचाए। तो ये सारी चीज़ें, कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं, उपयोगिता है। इसी तरीके से आपको इंटरनेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी जानना है कि बी पार्टी नंबर हम उसमें किस तरह निकालते हैं, हमारी डायनामिक आईपी क्या होती है, हमारी स्टैटिक आईपी क्या होती है, हमारी लोकल आईपी क्या होती है, हमारी ग्लोबल आईपी क्या होती है। ये सारी चीज़ जिसे हम पब्लिक आईपी बोलते हैं, या जिसे हम ट्रांसलेटेड आईपी बोलते हैं, वो क्या होती हैं, हमारे पोर्ट क्या होते हैं, पब्लिक पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, IB4 क्या होता है, IB6 क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इन सब की व्यवस्था की गई है, इनसे संबंधित क्लासेस, इन सब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस मौजूद है। बहुत सारे केस हैं जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके आधार पे आपको बताने का प्रयास किया गया है। एक्सपर्ट को बुला के डिस्कशन होता है, और अभी जल्दी में ऐसा संभव है कि दोपहर के टाइम 1 घंटे का एक प्रोग्राम, जिसमें केवल बातचीत होगी, ऑनलाइन बातचीत होगी, क्लासेस भी जो होती हैं ऑनलाइन, उसमें और कोई आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि ओनली डिस्कशन होगा, जिसमें सब अपना अनुभव साझा किया करेंगे। 1 घंटे की ये व्यवस्था की जाएगी। तो आपके लिए आपको जो बताया जाएगा वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जो पुराना स्वरूप है, नया जो है जिसमें आईपी जो इंटरनेट से संबंधित है कंप्लीट, उसमें सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको एसएमएस हेडर, जो बी पार्टी में जो एसएमएस हेडर होते हैं, एसएमएस हेडर से मतलब है, आप अगर सीडीआर देखेंगे तो सीडीआर में आप बी पार्टी में आप देखेंगे बहुत सारे एसबीआई या कुछ ऐसी चीज़ शॉर्ट में लिखे होते हैं, जैसे जेड है, जियो, एनएफ है, जियो, ये इस तरह के जो मैसेज है, इससे पता लगता है जियो से संबंधित है। लेकिन जियो का A2P है और P2P, A2P, इससे हमें जाहिर होता है कि ये जो हमारा मैसेज है ये इसमें हमारे CDR में आता है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो विज्ञापन होता है, वो हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी सर्विस से, इंटरनेट सर्विस से जुड़े हुए हैं तो उसका इससे पता लग जाता है। जैसे OTT का पता लग जाता है, मान लीजिए कोई प्लेटफार्म है, आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या फिर आपका बैंकिंग से संबंधित है, आपका किस बैंक में खाता है, वो यहाँ से पता लग जाता है। इसे डिकोड कर सकते हैं, ट्राई की एक साइट है, उससे आप मालूम कर सकते हैं। अगर कोई बैंक है तो उस बैंक में जाके इस नंबर के अकॉर्डिंग आप उसके पूरा KYC आप मालूम कर सकते हैं। उसने जो खाता खुलवाया उससे संबंधित उस KYC में बहुत सारी ऐसी चीज़ मिल जाती हैं, अल्टरनेट नंबर मिल जाता है, दूसरा खाता मिल जाता है, और कई जानकारी मिल जाती हैं। पैन नंबर मिल जाता है, पैन नंबर को और जगह रन कराएंगे दूसरे खाते मिल जाते हैं। उनका ट्रांजैक्शन मांगते हैं तो ट्रांजैक्शन ID मिल जाती हैं, बी पार्टी मिल जाती हैं,
और बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और किसी पेमेंट गेटवे से जुड़े हुए हैं तो उससे संबंधित जानकारी मिल जाती है, उनसे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। यूपीआई से संबंधित आपको जानकारी मिल जाती है। फास्टैग अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो किसी का मूवमेंट है आप मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह मालूम करेंगे, वो सारी जानकारी आपके सामने है, आपको आपको बताई जाएगी, आपके सामने रहेगी। और इसी तरीके से आप होम डिलीवरी है तो होम डिलीवरी में आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जहां उन्होंने उस डिलीवरी को पहुंचाया है तो वो आपको पता लग जाएगी। साथ ही साथ LERA से जीमेल से हम क्या क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप से क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। व्हाट्सएप में नंबर अगर बदल दिया जाए, सिम को हटा दिया जाए, तो क्या हम उस नंबर को मालूम कर सकते हैं? क्या हम उसके डोंगल को मालूम कर सकते हैं? अगर हमने IPDR लिया है, IPDR में अगर हमने वाईफाई इस्तेमाल किया है तो वाईफाई कौन सा इस्तेमाल किया है, किस वाईफाई से, तो हम उस वाईफाई तक क्या पहुंच सकते हैं, किन कंडीशन में पहुंच सकते हैं, उस वाईफाई को कैसे जान सकते हैं, ये भी हमारा अध्ययन का विषय है। तो आप लोगों से यही मुझे कहना है कि आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और आपकी हर तरह की चीज़ों को, हर समस्या का निवारण वहाँ पर होना पॉसिबल है। आप कहीं संकोच करते हैं, यहाँ पर कोई संकोच नहीं करेंगे, आपको भरपूर मौका दिया जाता है। जब भी संडे क्लास होती है तो कम से कम 1.5 घंटा ऐसा रखा जाता है जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। अगर जवाब नहीं भी मिलता है तो फिर नेक्स्ट टाइम जवाब लाकर आपको देने का प्रयास होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बदल रही है, कोई इसका मास्टर नहीं है। जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल में कुछ और मिलती हैं। प्रैक्टिकल में क्या है और थ्योरेटिकल में क्या है, उनका जो अंतर है और उस अंतर को कैसे पाटा जाएगा ये भी आपको बताया जाएगा। बहुत सारी टूल कंपनी को भी इनवाइट किया जाता है, वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। तो वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसे चुने नहीं चुने। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करें या वहाँ करें, यानी जो दुनिया में हो रहा है वो हर चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाती है और बहुत ही कम खर्चे पर, आपकी जेब पर कोई बोझ नहीं डाला जा रहा है, न डाला जाएगा। आप उसे आसानी से कर सकते हैं। आपकी क्लास मिस होती तो आपको अफसोस नहीं होगा कि इतना पैसा दिया और मेरी क्लास मिस हो गई। नहीं, आपको फिर मौका मिलेगा बहुत मामूली खर्चे पर। उसके अन्यंत्र आपको ये विकल्प नहीं मिलेगा। थैंक यू।